बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं शिखा स्वरूप आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकतर नागरिक कृषि पर ही निर्भर हैं। हमारे कार्यक्रम का मकसद यही है कि हम किसानों की हर वो मदद करें जिससे उनकी खेती और किसानी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जाती है चारा उत्पादन और उसके लिए ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम। मवेशियों को खुरपक्का मुंहपक्का रोग से बचाने के लिए करवाएं टीकाकरण। लार छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है दावली। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हरा चारा उत्पादन और उसके लिए ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाती है। कार्यक्रम के तहत चारा बीज कृषकों को मुफ्त मुहैया कराया जाता है। बरसात के मौसम में पाले गए मवेशियों में प्रमुख रूप से खुरपक्का मुंहपक्का रोग लगते हैं। ये रोग मवेशियों में ना लगे, इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है। वर्ष में 2 बार पशुओं को खुरपक्का मुंहपक्का रोग का टीका लगवाना बहुत जरूरी होता है। एक बरसात में और एक जाड़े में। ये रोग विषाणु जनित होते हैं और बहुत तेजी से दूसरे पशुओं में फैलते हैं। रोग हो जाने की स्थिति में इलाज कठिन होता है, इसलिए बचाव आवश्यक है। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च की एक किस्में झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छा उत्पादन देने के लिए प्रख्यात है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। बोदी की फसल में इन दिनों जैसिड या ब्लैक एफिड कीट लगते हैं। फल के पास काला धब्बा दिखाई देना इस कीट के लक्षण है, जिससे फसल की गुणवत्ता को नुकसान होता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए मेलाथियान या रोगन नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। दवा की 2.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर 15 दिनों के अंतराल पर खेत में 2 से 3 बार छिड़काव करने से इन कीटों से निजात पाई जा सकती है। दावली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से लार लगी टहनियों से लाह को आसानी से छुड़ाया जा सकता है और यह उपकरण लाह को बर्बाद भी नहीं होने देता। इसके इस्तेमाल से कृषक अपना समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। इस छोटे से उपकरण का नाम है दावली। लाह लगी टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाथों से या पारंपरिक औजारों से लाह छुड़ाने में समय और मेहनत दोनों ज़्यादा लगते हैं। इस दावली नामक उपकरण की सहायता से एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, उचित दूरी का पालन करना इत्यादि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के लोगों को टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा मौसम के बारे में, तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में और साथ ही कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। बाहर
भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो कृषि कार्य के साथ साथ पशु पालन भी करते हैं और बरसात के मौसम में जलवायु में काफ़ी बैक्टीरिया घुल जाता है जिससे दुधारू पशुओं को और कोई भी पशु को बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की कैसे देखभाल करें, चलिए देखते हैं ये फीचर और लेते हैं जानकारी। बरसात का मौसम हम इंसानों के साथ साथ पशुओं, खासकर दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में दुधारू पशुओं का चारा, स्वास्थ्य प्रबंधन, दूध दोहन का प्रबंधन का विशेष ध्यान देना चाहिए। बारिश के मौसम में पशुओं में
कई प्रकार के संक्रामक रोग फैलने लगते हैं जो पशुओं को दयनीय अवस्था में पहुंचा देते हैं। पशु चारा खाना बंद कर देता है, दुधारू पशुओं का दूध बहुत कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में अगर ध्यान न दिया जाए तो पीड़ित पशु की मौत भी हो सकती है। इसलिए पशुपालकों को इस मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल करनी चाहिए। जी हाँ, बरसात के मौसम में मुख्य रूप से देखा जाता है कि ये बीमारियों का भी मौसम है और वातावरण के दबाव का भी मौसम है। वातावरण में लगातार जो है कि बदलाव होते रहता है, जिसके कारण जो है कि हमारे जो दुधारू पशु हैं वो उनमें स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है और इसके कारण जो है उसके उत्पादन क्षमता में असर पड़ता है। अब बरसात के मौसम में ज़्यादातर जो ग्रामीण जो भाई होते हैं, हमारे किसान होते हैं, वो शिकायत करते हैं कि दूध उत्पादन कम गया या फिर और भी समस्याएं, बीमारियों की समस्याएं हैं, वो भी बताते हैं। तो इस समय विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। इसकी देखभाल की यदि बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह से हम लोग बरसात के समय में विशेष देखभाल कर सकते हैं। एक आवास, उचित आहार, टीकाकरण और आहार और पानी, स्वच्छ पानी की भी समस्याएं इस समय ज़्यादा देखने को मिलती है। तो और उसके बाद साथ साथ साफ़ सफाई, ये 3-4 बातें हैं। अगर हमारे किसान भाई ध्यान देते हैं तो इससे होने वाली समस्याएं हैं उनसे वो बच सकते हैं। बिल्कुल, आपने अभी आवास की व्यवस्था की बात की। जी। जैसे कि मनुष्यों को भी साफ़ सुथरा आवास की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पशुओं के लिए भी ये वो काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि आवास की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? आवास बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके बरसात के समय में आवास की बहुत ही बड़ा योगदान है। दुधारू पशुओं को सही ढंग से मतलब उसका रखने के लिए और अच्छा प्रबंधन करने के लिए आवास में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारे दुधारू पशु होते हैं और कोई भी पशु होते हैं वो साफ़ सुथरा और सूखा आवास पसंद करते हैं। अगर पशुपालक ऐसे समय पर पशुओं पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता है। बारिश के मौसम में पशुओं को बाहर नहीं चराना चाहिए, क्योंकि बारिश में कई तरह के कीड़े ज़मीन से निकलकर घास पर बैठ जाते हैं, जिसे खाने से पशु को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ये भी ध्यान रखें कि चारा सुपाच्य हो। मुंहपका, खुरपका रोग और गलघोटू रोग अक्सर इस मौसम में दुधारू पशुओं में होते हैं। खास करके देखा जाता है कि बरसात के मौसम में जो आवास में है, नीचे फ्लोर में काफ़ी गंदा होता है, तो उस समय उसको बिल्कुल जो मल मूत्र है तुरंत उसको हटा करके साफ़ सुथरा एक गटर में दूर रखें, नज़दीक भी नहीं रखें। और उसमें फ्लोर में ज़्यादातर देखा जाता है कि कच्चा फ्लोर होता है या फिर जो फ्लोर होता है ईंटे का बिछावन उसमें होता है, ईंटा ब्रिक फ्लोर जो कहते हैं वो होता है। तो बरसात के मौसम में देखा जाता है कि यदि वो गीला हो जाता है तो उसमें कहीं ईंटा टूटा हुआ है, कहीं पे फ्लोर ख़राब है, तो उस समय देखा जाता है कि उसमें पैरों में समस्याएं हो जाती है पशुओं की। तो पशु का वजन बहुत ज़्यादा होती है। अगर जो फ्लोर है वो कहीं से नुकीला पत्थर निकल गया या ईंट निकल गया, वो उसके खूर में गड़ सकता है, जिससे वो समस्याएं हो सकती है। दूसरा, जो बरसात के मौसम में पानी के कारण जो समस्या होती है कि फिसलन की समस्या। अगर फ्लोर सही नहीं है और जो हमारे जो दुधारू पशु हैं वो चलने के क्रम में अगर उनका पैर फिसल गया तो हिप डिसलोकेशन हो सकता है, यानी कि पैर जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, दोनों तरफ से हो जाएगा और जो है कि हिप जो है उसका जो हड्डी है वहाँ से जॉइंट से वो निकल जाता है, जिसके कारण जो है कि फिर उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल का काम है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमारे किसान भाइयों को बरसात के समय में ध्यान देना चाहिए कि साफ़ सफाई, पानी का जो है रिसाव वो सब नहीं हो। बरसात जब हो रहा हो तो बिल्कुल खिड़की दरवाजे बंद कर दें, झटास नहीं आए, तो ये सब चीज़ देखना चाहिए। आर्द्रता जो है वो भी बिल्कुल देखना चाहिए कि ज़्यादा आर्द्र नहीं हो वातावरण। वेंटिलेशन की वहाँ पे हो क्योंकि बिल्कुल बंद आवास भी नहीं हो, वहाँ पे खिड़की दरवाजे खुले रख दें या तो हो सकता है एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था करें कि अंदर का वातावरण बिल्कुल अच्छा रहे। बरसात के मौसम में थनों की बीमारी भी अधिक प्रचलित होती है, क्योंकि ज़्यादातर समस्या गंदगी और संक्रमण के कारण होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस मौसम में पशुओं को टीका ज़रूर लगवाएं। पशु को बरसात में सुपाच्य संतुलित आहार दें, जिसमें 60% गीला हरा चारा और 40% सूखा चारा होना चाहिए। बरसात के मौसम को बीमारियों का मौसम भी कहा जाता है। बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो इस समय जो हमारे पशु हैं उनका टीकाकरण अवश्य करें, क्योंकि अगर बीमारी आएगी तो आवास और खान पान अगर सही भी है तब भी बीमारी जो है
पशु जो है बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसमें कुछ जो विशेष रूप से बरसात में होने वाली बीमारियां जो पशुओं में है, उसमें एचएस है, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, जो गला घोटू भी कहते हैं, जो गला फूल जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, घर घर की आवाज़ आती है। दूसरा है ब्लैक क्वार्टर, जो कि पुट्ठे पे घाव जैसा हो जाता है, फूल जाता है, पशुओं में लंगड़ापन होता है, तेज बुखार होता है, खाना पीना पशु कम कर देते हैं। तीसरा जो है एफएमडी जो बीमारी है, वो भी इस समय होने की संभावना होती है, खुरा चपका जो बीमारी होती है। तो एचएस, बीक्यू, एफएमडी, ये जो 3 बीमारी की हम लोग बात करते हैं, तो एक ही टीका से तीनों बीमारी का टीकाकरण हो सकता है। ये बाजार में उपलब्ध है ये टीका। HSBQ, रक्षा HSBQ FMD, ये जो बीमारी है ये आप देख करके और इसको जो है उसको इलाज कर सकते हैं। साथ ही साथ बरसात के मौसम में कृमिनाशक दवा भी हमारे पशुओं को देना चाहिए नियमित रूप से। बरसात से पहले, बरसात के बाद आप कृमिनाशक दवा देंगे तो इससे होने वाली हानि से बच सकते हैं। आज की हमारी दूसरी जानकारी है नील हरित शैवाल उत्पादन की विधि। इस जैव उर्वरक उत्पादन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज के इस अंक में हम उपस्थित हैं रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और आज हम चर्चा करेंगे नील हरित शैवाल की उत्पादन विधि किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुधीर कुमार झा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नील हरित शैवाल है क्या? जैसा कि नाम से विदित है कि नील हरित शैवाल एक शैवाल है, मतलब जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, अलगी है, जो कि हवा में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसको अपने खींच करके अपने उसको नाइट्रोजन अपने आप, जैसे नाइट्रोजन का एक कारखाना के रूप में नाइट्रोजन अपने आप में सिंचित करता है, जिससे कि मिट्टी को नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। और ये एसिम्बायोटिक है, मतलब इसमें किसी पौधे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खासकर जहाँ पानी लगा रहता है वहाँ पर जो हम हरा हरा शैवाल रंग का जो शैवाल देखते हैं उसे ही कहते हैं नील हरित शैवाल। जी, तो सर जैसा कि हमारा टॉपिक है नील हरित शैवाल की उत्पादन विधि, तो इसका उत्पादन किस प्रकार से किया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका उत्पादन बहुत ही सरल है और ख़ासकर इसका उत्पादन के लिए आप किसान भाई जो हैं गड्ढे कोड़ कर भी कर सकते हैं। और ऐसे जो किया जाता है उसमें गैल्वेनाइज सीट 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक नाद के रूप में बना लें। और उसमें या नाद बना सकते हैं तो वैसे बना लें, या ईंटा का भी आप 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा बना के 5 इंच ईंटा का नीचे में PCC करके नीचा का भी बना सकते हैं, या गड्ढा कोड़ के प्लास्टिक लगा के उस तरह से भी किसी भी तरह से किसान भाई गड्ढा नुमा बना करके एक नाद जैसा बना लेना है, उसमें इसका उत्पादन किया जा सकता है। अब इसका उत्पादन करने के लिए किसान भाइयों को पहले तो आपको 3-4 उस तरह की नाद बना लेनी है। अब उसमें किसान भाइयों को करना क्या है कि धान के खेत की 10 किलो मिट्टी, मतलब दोमट मिट्टी जिसको कहते हैं, 10 किलो मिट्टी लेनी है। 10 किलो मिट्टी में उन्हें 200 ग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसको कहते हैं, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 2 ग्राम, 1 चुटकी सोडियम मोलिब्डेट नाम का एक केमिकल आता है, उसको मिलाना है और थोड़ा सा चूना मिलाना है 10 ग्राम के आसपास, और मिला करके और उसके पर नाद के पर फैला देना है। उसको फैलाने के बाद उसमें पानी डालना है। पानी डाल के पानी ऊपर नदी के करीब करीब 4 इंची ऊपर होना चाहिए, और 4 इंची ऊपर के बाद उसके बाद उसको मिला देना है और छोड़ देना है थोड़ा देर, ताकि मट्टी सेटल कर जाए। जब मट्टी बैठ जाएगी 2-3 घंटे के बाद में, तब हम उसमें नील हरित शैवाल का जो मदर कल्चर होता है, मतलब नील हरित शैवाल जो कहीं से बना हुआ है, जो आपको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मिल जाएगा, उसका 1 मुट्ठी 100 ग्राम ले करके पानी में ऊपर से ऐसे मिला देना है। उसमें जैसे दही में जोरन वगैरह देते हैं ना, उस तरह से ऐसे मिला देना है। मिला देने के बाद करीब 7-8 दिन के बाद, 7 से 8 दिन के बाद देखिएगा पानी के ऊपर में हरे हरे रंग की परत बीत जाएगी। 7-8 दिन के बाद जब परत बीत जाएगी तो हम उसमें पानी देना छोड़ देंगे। जब वो पानी सूख जाएगा तो हम उस पर जो पपड़ी है उसको काट के हटा लेते हैं, और वही जो पपड़ी काट करता है वही नील हरित शैवाल है। और इस ऐसे करीब करीब एक बार में 1.5 से 2 kg नील हरित शैवाल हमें उपलब्ध होगा। ऐसा हम किसान भाई इसकी खेती साल भर कर सकते हैं। केवल इसमें ये ध्यान रखना है कि धूप मिलना चाहिए। ये जो नील हरित शैवाल का उत्पादन जो होता है ये धूप में रहने पर ही होगा, तो धूप में ज़्यादा होता है, अतः इसलिए गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में थोड़ा सा उत्पादन कम हो जाता है, तो किसान भाई कर सकते हैं।
अब है जो नील हरित शैवाल आपका 1.5 किलो हुआ, एक आपको 15 से 20 दिन में 1.5 किलो मिलेगा। आप ऐसा 4-5 रखे हुए हैं तो कंटिन्यूस एक बार इसमें करके आप उसी शैवाल से फिर कल्चर कर सकते हैं और लगातार उत्पादन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस नील हरित शैवाल से क्या फायदे हैं जी। तो नील हरित शैवाल का उपयोग किसान भाई धान के खेतों में कर सकते हैं। हम आजकल जैविक खाद के बारे में बहुत चर्चा है, तो धान के खेतों में ये जीवाणु खाद एक तरह का जीवाणु खाद है। मतलब ये हम अगर इस धान के खेत में 1 एकड़ के लिए 4 kg खाद ब्लू ग्रीन एल्गी खाद की ज़रूरत पड़ती है। इसको करना क्या है, 1 एकड़ के अगर प्लॉट आपका जिस साइज का प्लॉट है उसमें रोपनी के 8 से 10 दिन बाद, रोपनी से 8-10 दिन बाद किसान भाई 4 kg 1 एकड़ के लिए उस हिसाब से जब खेत में पानी लगा हुआ है 8-10 दिन के बाद तब पानी बांध दें। ये ध्यान में रखें कि पानी बहे नहीं, तब उस पर अगर शैवाल का जो कल्चर जो हमारा उत्पादित ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको हम पानी पर छीट देंगे तो करीब करीब हम देखेंगे 15-20 दिन के बाद में उस धान के खेत में पूरा शैवाल फैल जाएगा हरा हरा का। और वो जो शैवाल फैल जाएगा उससे मिट्टी को 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से मिलता है। इसका मतलब 65 किलो यूरिया के बराबर है। तो 65 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष इससे फायदा होगा। अतः अगर किसान भाई इसका उपयोग करते हैं तो वो अपनी यूरिया खाद की बचत कर सकते हैं, अपने खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार रख सकते हैं और उसमें जब हम धान के बाद दूसरी फसल लगाते हैं उसको बहुत फायदा होता है क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति उसमें धान जो नाइट्रोजन की उपलब्धता है वो बढ़ जाती है, तो उससे आने वाले फसल जो हम उस मिट्टी में लगाते हैं उसको बहुत फायदा होता है। इसीलिए ये बहुत ही आसान तरीका है और इसको किसान भाई एक उद्यम के रूप में भी ले सकते हैं। इसका उत्पादन कर बाजार में बेच भी सकते हैं। बहुत आसान है इसका उत्पादन करना और इसको अपने खेतों में धान के खेतों में इसका उपयोग कर यूरिया की बचत कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान अगर रखते हैं किसान भाई तो आराम से अपने घरों में ब्लू ग्रीन एल्गी का उत्पादन कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका मार्केटिंग भी कर सकते हैं पैकेट बना करके। सर, इसके उत्पादन के समय और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसके उत्पादन में पहला चीज़ है कि आपको जगह ऐसी चुननी है जहाँ पर धूप आती हो वैसी जगह चुननी है। दूसरा है कि उसमें जो आपको नाद में है कि उसमें किसी तरह का इंसेक्टिसाइड वगैरह उस नाद के आसपास में न रहे, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। दूसरा है कि थोड़ा सा अगर अम्लीय मिट्टी है आपका अथी वाला तो थोड़ा सा चूना मिलाना जरूरी है। और उसमें अभी बोले जैसे एसएसपी उसको ब्लू ग्रीन एल्गी को फूड सोर्स के रूप में हम फॉस्फेट थोड़ा देते हैं, इसलिए सिंगल सुपर फॉस्फेट 200 ग्राम मिला दिया जाता है और थोड़ा सा मॉलिब्डेनम देना पड़ता है जिसको हम सोडियम ऑल्बुलेट के रूप में 2 ग्राम देते हैं। उसको अगर डाल करके पानी डाल दीजिएगा तो आप आराम से रहिएगा। जो जिसमें वहाँ पर दिक्कत यही आती है जब धूप की उपलब्धता कम होगी तो इसका जो है ग्रोथ कम हो जाता है। धूप कम होगा तो ग्रोथ कम होगा। जाड़े में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब कि जाड़े में आपको 8-10 दिन में नहीं, थोड़ा 2-4-5 दिन ज़्यादा लग जाएगा ग्रोथ होने में एल्गी का। इसीलिए जाड़े में उत्पादन थोड़ा सा कम होगा, गर्मी के दिन में ज़्यादा होगा। इसीलिए इसी का ध्यान रखना है। और 1.5 से 2 किलो प्रति पीट, मतलब 1.5 मीटर बाई 1 मीटर का जो पीट है हमारा, उससे 1.5 से 2 किलोग्राम आपको 15 दिन में आपको 1.5 से 2 किलोग्राम मिलेगा। ऐसा अगर आप 3-4 बना लेते हैं तो 15 दिन में आपको 6 किलो मिलेगा। और ये 30 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। तो 30 रुपये किलो के हिसाब से अगर 6 पीट भी है तो आपको 180 रुपये 15 दिन में आ रहा है। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इसका 4 किलोग्राम जो है वो 65 किलो यूरिया के बराबर है। 65 किलो यूरिया की बचत 4 किलोग्राम इस्तेमाल से होती है, मतलब 120 रुपया। 4 किलोग्राम का दाम करीब 120 रुपया हुआ। 120 रुपया से आप 65 किलो यूरिया का बचत कर सकते हैं। इसीलिए यह बहुत ही सस्ता जैविक खाद है और इसका उपयोग किसान भाई धान के खेतों में कर सकते हैं। और धान के खेतों में दूसरी कोई भी जैविक खाद उपयोगी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा उपयोगी जैविक खाद यही है। तो हमारे किसान भाई, आज हमने आपको 2 जानकारियाँ दी। पहली जानकारी थी हमारी बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल और दूसरी जानकारी थी नील हरित शैवाल उत्पादन की विधि। आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी आपको लेनी है तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001।
अगर आप किसी कारण हमारा कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो आप इसको देख सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पे भी। अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।